20 दिसंबर 1968 को एक नौजवान कपल गाड़ी में अपनी पहली डेट पर निकला था। उनको प्राइवेसी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने कैलिफोर्निया में हरमन लेक की तरफ गाड़ी मोड़ दी। गाड़ी में 16 साल की लड़की बेटी लू जेनसन और 17 साल का लड़का डेविड फराडे दोनों इस बात से बेखबर थे कि एक अजनबी आदमी इनका पीछा कर रहा है। अभी वो हरमन लेक के पास रुके ही थे कि पीछे से अजनबी गाड़ी आई, जिसमें बैठे शख्स ने डेविड और बेटी को गाड़ी से उतरने के लिए कहा। जब उन्होंने मना किया तो उस शख्स ने उनको डराने के लिए उनकी गाड़ी के पीछे व्हील में एक फायर कर दिया। डर के मारे डेविड और बेटी फौरन गाड़ी से निकलकर भागे, जिस पर उस शख्स ने उन दोनों को गोली मार दी। डेविड के सर पे तो बेटी को 5 गोलियां उनकी पीठ पर लगी। इस सीन के बाद वो शख्स फौरन मौके से फरार हो गया। यही वो दिल दहला देने वाला बदनाम जमाना था जिसने सीरियल किलर की तलाश की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़ोडिएक किलर की। दोस्तों, ज़ोडिएक किलर 20वीं सदी के सबसे डरावने सीरियल किलर्स में से एक है। 1960 और 70 के दरमियान में उसने अपने खौफनाक हमलों से पूरे सैन फ्रांसिस्को को डरा रखा था। वह अखबारों और पुलिस वालों को लेटर भेजता और अपने कत्ल का जिक्र करता और उनको सुलझाने के लिए पहेलियां भी भेजता था। अपने पहले 2 मर्डर करने के बाद वह 6 महीने तक चुपचाप बैठा रहा, लेकिन फिर दोबारा से एक दूसरे मर्डर के साथ वापसी की। 4 जुलाई 1969 ये अमेरिका में इंडिपेंडेंस मनाने का दिन था। 12 साल की डर्लिन फेरेन और 16 साल का माइकल मेजल कुछ सामान लेने के लिए गाड़ी में निकले थे। उन्होंने नोटिस किया कि कोई अजनबी गाड़ी उनका पीछा कर रही है। गाड़ी को धोखा देने के लिए ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क की पार्किंग में टर्न हो गए, लेकिन पीछा करते अजनबी ने भी उनकी ही तरफ गाड़ी मोड़ ली। पार्किंग में आ गया। पहले उसने अपनी गाड़ी उनके बराबर में लगाई, लेकिन कुछ सेकंड के बाद गाड़ी रिवर्स करके चला गया। ये देखते हुए डार्लिन और माइकल ने एक लंबी सांस ली, पर यह सुख सिर्फ कुछ ही पलों का था। अजनबी गाड़ी दोबारा आई और इस बार उनकी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक करके पीछे पार्क हो गई। से एक शख्स निकला जिसके हाथ में एक पावरफुल फ्लैश लाइट थी, जो उसने डार्लिन और माइकल के मुंह पर मारी। शुरुआत में उनको लगा कि शायद कोई पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उसके साथ ही एक उस शख्स ने उन दोनों पर गोलियां चला दी और फौरन गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। डार्लिन तो मौके पर ही मर गई, पर माइकल जख्मी हालत में जिंदा बच गया था। कुछ देर बाद पास मौजूद 3 बच्चों ने पुलिस को बुला लिया। माइकल ने कातिल का चेहरा देख लिया था, जिसकी मदद से पुलिस ने बाद में कातिल का स्केच बनवा लिया। इस घटना की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन कत्ल के बाद रात के 12:40 पर वैलियो पुलिस डिपार्टमेंट को एक अजनबी कॉल आती है, जो वह किसी फोन बूथ से कर रहा था, पर उसने बोलने से पहले ही फोन काट दिया। ये ज़ोडिएक किलर की पुलिस को जाने वाली सबसे पहली फ़ोन कॉल थी। करीब 1 महीने बाद 1 अगस्त 1969 को ज़ोडिएक किलर ने 3 अलग अलग न्यूज़पेपर्स को लेटर लिखे। लेटर में लेक हरमन में हुए मर्डर और इंडिपेंडेंस डे पर हुए मर्डर की जिम्मेदारी ली। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने कुछ ऐसी डिटेल्स बताई जो सिर्फ पुलिस को ही पता थी, जैसे कि कौन सी बुलेट फायर की गई थी, कितनी गोलियां लगी थी और विक्टिम्स कौन से कपड़े पहन रखे थे। लेटर्स के साथ ज़ोडिएक किलर ने एक इनकोडेड मैसेज भी साथ भेजा था और उसने डिमांड की कि ये साइफर अगले दिन न्यूज़पेपर में छप जाना चाहिए, वरना पुलिस की बारी है। ये इनकोडेड साइफर इंटेलिजेंस एजेंसी को डिकोडिंग के लिए भेज दिया गया, लेकिन फिलहाल यह साइफर क्रैक ना हो सका। अगले दिन न्यूज़पेपर में साइफर पब्लिश होने के रिस्कों से ताल्लुक़ रखने वाले एक कपल ने इन साइफर को उसी दिन क्रैक कर लिया। उसमें लिखा था कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करता है और जो लोग वो मार रहा है वो मरने के बाद वाली ज़िंदगी में उसका गुलाम बनेंगे। उस पेपर को लिखे लेटर्स के बाद 2 महीनों तक खामोशी रही, पर ज़ोडिएक किलर एक बार फिर से नए केस के साथ मौजूद हुआ। 27 सितंबर 1969 को एक कॉलेज का कपल पिकनिक मनाने के बाद बेरियस लेक के किनारे मौजूद था। ब्रायन हार्टनेस और सिसेलिया सेप उन्होंने नोटिस किया कि एक आदमी उनके करीब आ रहा है। उसने काला हुड पहन रखा था जिस पर ज़ोडिएक का सिंबल बना हुआ था। करीब आते ही ज़ोडिएक ने अपनी गन निकाली और कपल से पैसे और गाड़ी की चाबी मांगी।
ब्रायन के पास उस समय 75 सेंट्स थे जो उसने गाड़ी और चाबी के साथ दे दी। इतने में उसने ब्रायन को गाड़ी की चाबी वापस की और बंदूक के जोर पे उन दोनों का हाथ रस्सी से बांध दिए। फिर उसने अपना चाकू निकाला और दोनों पर कई वार किए। ये सोचते हुए कि दोनों मर गए, किलर वापस गाड़ी की तरफ चला गया और कपल की गाड़ी पर एक मैसेज लिखकर वहां से फरार हो गया। उस मैसेज में जगह का नाम, डेट और टाइम, हथियार का नाम लिखा था। पास मौजूद एक मछुआरे को कपल एक जख्मी हालत में मिला तो उस वक्त उनकी सांसें चल रही थी। हॉस्पिटल में ले जाया गया लेकिन सिसिलिया जख्मों की ताब न लाते हुए चल बची, जबकि ब्रायन बच गया जिसने पुलिस को केस के बारे में एक सब कुछ डिटेल में बता दिया। अपने पिछले कत्ल की तरह उस दिन 7:40 पर पुलिस को फ़ोन किया और मर्डर की सारी डिटेल्स बता दी। यहाँ पुलिस ने किलर की कत्लों में एक खास पैटर्न ढूंढ निकाला था। पहला, वो सिर्फ जवान कपल्स को ही टारगेट करता था। दूसरा, उसके हमले वीकेंड्स को ही होते थे। तीसरा, या तो वो रात के अंधेरे में हमला करता था या तो फिर शाम के वक्त जब हल्की हल्की रोशनी होती थी। चौथा, ज़्यादातर मर्डर वहीं किए जाते थे जो जाने माने डेटिंग पॉइंट होते थे। पांचवा, ज़्यादातर मर्डर गाड़ी में किए जाते थे। और छठा पैटर्न यह था कि ज़्यादातर मर्डर पानी के करीब किए जाते थे। इन 6 पैटर्न से ये मालूम होता है कि शायद जोडियक मोहब्बत से मायूस या उसकी लड़कियों से खास नफरत थी, क्योंकि पिछले में से 2 हमलों में लड़के बच गए थे। हालांकि पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि किलर का अगला टारगेट इस पैटर्न को तोड़ने वाला है। पिछले मर्डर में सिर्फ 2 हफ्ते बाद 11 अक्टूबर 1969 को जोडियक ने पॉल स्टीन नामी एक कैब ड्राइवर को 9:30 बजे रोका और उसे प्रेसिडिया हाइट्स की मेपल स्ट्रीट जाने को कहा। जब ड्राइवर अपनी मंजिल पर पहुंच गया तो जोडियक ने पहले गाड़ी रोकने का इंतजार किया, फिर पॉल स्टीन को पॉइंट ब्लैंक रोज से शूट कर दिया। उसके बाद जोडियक उतरकर आगे पैसेंजर सीट पर बैठा और पॉल की शर्ट का एक पीस काटकर उसे अपने साथ ले गया। इस मर्डर के दौरान पास मौजूद बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से 2 बच्चे यह सारा मंजर देख रहे थे। उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन उसे गलती ये हुई कि जोडियक का हुलिया बताते वक्त उसका रंग ब्लैक बता दिया। उसी एरिया में एक पुलिस कार पेट्रोलिंग में निकली हुई थी। उन्होंने फौरन मेपल स्ट्रीट का रुख लिया और रास्ते में उनका टकराव जोडियक से हुआ, जो हल्की धुंध के बीच पैदल चल रहा था। अब क्योंकि पुलिस किसी काले रंग के शख्स को ढूंढ रही थी, इस वजह से उनका जोडियक पर ज़्यादा शक नहीं गया, क्योंकि ये ब्लैक नहीं था। पुलिस ने जोडियक से रुककर पूछा जरूर कि क्या उसने इस एरिया में कुछ अजीब सा देखा है, तो जोडियक ने बताया कि अगली गली में एक शख्स गन लहराता हुआ गया है। लिहाजा पुलिस जल्दबाजी में उसी ओर चली गई। हालांकि पुलिस ऑफिसर्स अगर उतरकर जोडियक को देखते तो उसकी जैकेट पर खून के धब्बे की नजर आ जाते। जोडियक एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त से भागने में कामयाब हो चुका था, लेकिन पुलिस को पॉल स्टीन की गाड़ी से जोडियक का फिंगरप्रिंट मिल गया। कुछ दिनों बाद जोडियक ने न्यूज़पेपर्स को दोबारा से लेटर्स लिखे और पॉल स्टीन की हत्या का सारा किस्सा बता दिया, और साथ में सबूत के लिए पॉल स्टीन की शर्ट का पीस भी भेज दिया। इस बार उसने स्कूल बस में हमला करने की धमकी दी थी। इस धमकी से पूरे एरिया में खौफ की लहर दौड़ गई और पुलिस ने अगले कई हफ्तों तक सारी स्कूल बसों का पीछा करना शुरू किया, लेकिन स्कूल बस में कभी भी कोई भी हमला नहीं हुआ। जिन बच्चों ने जोडियक को देखा था उनकी मदद से जोडियक का एक नया फ्रेश स्केच बनवाकर तमाम कैब ड्राइवर के बीच फैला दिया गया। पर इस बार जोडियक एक नए तरीके से मैदान में उतरा। टैक्सी ड्राइवर को मारने के ठीक 10 दिन बाद 22 अक्टूबर 1969 को जोडियक ने ओकलैंड पुलिस डिपार्टमेंट में फ़ोन किया और कहा कि वो मेलविन बैली, जो उस वक्त के एक जाने माने वकील थे, उनसे टीवी शो में बात करना है। ये चैनल 7 का टॉक शो था जो उस दिन वक्त से पहले ही शुरू हो गया था। कुछ देर इंतजार के बाद जोडियक ने कॉल की, लेकिन फ़ोन काट दिया। जब अगली बार उसने फ़ोन की तो यह कॉल ज़्यादा टाइम तक चली। इस कॉल में जोडियक ने अपना नाम सैम बताया। पूरे शो के दौरान 35 बार कॉल्स की, जिनमें से सिर्फ 12 ही ऑन एयर हुई। कॉल्स के दौरान वकील ने कुछ सवाल किए जिस पर सैम ने उल्टे सीधे ही जवाब देता रहा। बाद में मालूम पड़ा कि ये जोडियक ने कॉल नहीं किया था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये कॉल नेपा स्टेट हॉस्पिटल से मौजूद किसी मेंटल पेशेंट ने की थी।
अगले 4 सालों तक ज़ोडिएक कई लेटर्स और साइफर्स भेजता रहा। किसी में वो मर्डर का डिटेल्स बताता और किसी में मूवी का रिव्यू लिख देता था। उसका आखिरी लेटर 30 जनवरी 1974 को रिसीव हुआ, जिसमें उसने अपने मर्डर का स्कोर कुछ ऐसे लिखा था: मी 37 PD 0, यानी मैंने 37 मर्डर किए हैं, और जबकि सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट स्कोर 0 है। लेकिन जिस बात का आज तक पता नहीं चला वो ये है कि आखिर ज़ोडिएक कौन था, उसने क्यों इतने सारे लोगों को मर्डर किया और उसका असल मकसद क्या था।